ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, एक ऑलरेडी हम कर चुके हैं सॉल्यूशंस, है ना, ये आपका सेकंड चैप्टर है, तो इसका कोई सॉल्यूशन से लेना देना नहीं है ना, तो ऐसा नहीं कि ये सीक्वल है तो अपन को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज द नेम सजेस्ट ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। तो अपन इस चैप्टर में दो चीजें पढ़ने वाले हैं, बेसिकली पूरे चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में अपन देखेंगे कि हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इसका एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो इलेक्ट्रोलिसिस, आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है, जिसमें एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होता है ना, दो रॉड डिप्ड होती है एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वो दो रॉड्स को हम क्या बोलते हैं, कैथोड एंड एनोड, पर तभी बोलेंगे जब उसको नेगेटिव और पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाएगा। द वन विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव इज कॉल्ड कैथोड एंड द वन विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव आर कॉल्ड एनोड, राइट। तो यहां पे हमने इलेक्ट्रिसिटी दी है, हम इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। हम ऐसा रिएक्शन तब करवाते हैं जब कोई रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस हो। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन स्पॉन्टेनियस? हाँ, जो अपने आप नहीं हो पा रहे हैं, तो हम उनको इलेक्ट्रिसिटी दे करके करवा रहे हैं। और आप सोचिए कि NaCl को अगर मुझे ब्रेक करके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग करना है, तो अपने आप से तो होगा नहीं, फिजिकल मीन से तो होगा नहीं। जैसे वाटर को मुझे तोड़ करके H2 और O2 में कन्वर्ट करना है, तो ये अपने आप होगा नहीं कि पानी को छान दिए तो H2O2 अलग हो जाएगा, क्या नहीं होगा, बिकॉज कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, उनके हमको केमिकल मीन्स करना पड़ता है, और वही इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ही है ना, इलेक्ट्रिसिटी से लिसिस यानी कि ब्रेक। आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक मॉलिक्यूल को उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक कर रहे हो, राइट। तो इसलिए अपन बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिकल टू केमिकल है, मतलब जो रिएक्शंस अपने आप नहीं हो पा रहे हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी दे करके आप करवा रहे हो। तो क्या कर रहे हो आप, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। जो रिएक्शन नहीं हो पा रहे थे उनको आपने इलेक्ट्रिसिटी दे करके करवा दिया ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये हमारा बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यही होता है, आपने रॉड्स को डिप करा, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, लेट्स अगर यहाँ पे वाटर होगा तो H2 और O2 आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे NaCl होगा तो आपको Na और Cl2 गैस मिल जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन ब्रेक अ कंपाउंड इनटू इट्स स्मॉलर एलिमेंट्स। ठीक है, दूसरा पार्ट है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, जो हम बहुत यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। हमारे जितने भी सेल्स हैं, बैटरीज हैं, वो सब यही तो है, समझ रहे। पेंसिल सेल हो गया आपका, जो ड्राई सेल होता है, पेंसिल सेल, आपकी गाड़ियों में जो बैटरीज होती हैं, आपकी घड़ियों में जो सेल्स होते हैं, कैलकुलेटर में जो सेल होते हैं, वो सब आपके यही तो काम कर रहे हैं। उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, मतलब यहाँ पे अपन को बैटरी लेने की जरूरत नहीं है। आपको अगर इसको बनाना है, इसके सेल को बनाना है, तो बैटरी नहीं लेना पड़ेगा, वो खुद ही एक करंट सोर्स की तरह काम करेगा। मतलब एक जो आपका जो पेंसिल सेल है वो करंट सोर्स तो हो गया ना। आपने पेंसिल सेल लिया, पॉजिटिव नेगेटिव लगाओ तो एक करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, सर्किट कंप्लीट करोगे तो करंट फ्लो करेगा ना। तो बेसिकली दैट इज कन्वर्टिंग अ केमिकल एनर्जी। उसके अंदर सेल्स के अंदर केमिकल होंगे, जो भी ड्राई सेल होगा उसके अंदर केमिकल्स होंगे ना, वही होगा आपका एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट, वहां पे भी होगा। पर वहां पे चीजें उल्टा हो रही हैं, वहां पे वो केमिकल रिएक्शन अपने आप कर लेते हैं। तो वहां पे रिएक्शंस पहले से ही क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस। यहां नहीं थे तो हमको करवाना पड़ा, यहां वो खुद स्पॉन्टेनियस होते हैं, खुद अपने आप से करेंगे और रिएक्शन करके वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हो जाएगा। तो कोई भी क्लोज्ड पाथ में अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब करंट का फ्लो होना चालू हो जाएगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये तो हम पढ़ते ही हैं, ठीक है। मतलब दो रॉड है, दो रॉड आर कनेक्टेड, और उस रॉड पे अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक रॉड से दूसरे रॉड में चालू हो गया और पाथ पूरा इनक्लोज्ड है, क्लोज सर्किट है, तो करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट, करंट भी फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो इसको अपन कहेंगे केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। इस सेल को अपन ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल। का एक नाम और है गैल्वेनिक सेल, जिसके एग्जांपल आपकी लेड स्टोरेज बैटरी होगी, जो कार्स में होती है, हमारी गाड़ियों में होती है। जो सेल्फ स्टार्ट करते हो तो बैटरी
यूज होती है ना, आपकी हेडलाइट जल रही है, आपका हॉर्न बज रहा है गाड़ी का, ये सब किसके हेल्प से हो रहा है? जो गाड़ी में जो बैटरी लगी हुई है वो डाउन हो जाती तो हमें किक से चालू करना पड़ता ना गाड़ी। अभी ऑब्जर्व किए कि अगर गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई है पूरी तो यू हैव टू किक स्टार्ट योर व्हीकल, तब वो आपका सेल्फ स्टार्ट काम नहीं करता, बिकॉज सेल्फ स्टार्ट डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड होता है। तो वो बैटरी से ही उसको करंट मिल रहा है, किसको? आपके सेल्फ स्टार्ट को। और बैटरी के अंदर क्या है? केमिकल्स, जो अंदर रिएक्ट कर रहे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, मतलब कौन सा रिएक्शन हो रहा है अंदर? लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडॉक्स। वेरी गुड। क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां सब जगह वही होने वाला है। इनफैक्ट केमिस्ट्री के सारे रिएक्शन तो रिडॉक्स ही होते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का लॉस गेन होता ही है, हाइड्रोजन का लॉस गेन होता ही है एक रिएक्शन में, और इलेक्ट्रॉन तो होता ही है। कोई एक मेटल होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, हो गया रिडॉक्स। मेटल ने ऑक्सीडेशन किया और नॉन मेटल ने रिडक्शन किया। तो एक रिएक्शन में अगर दोनों प्रोसेस हो रहे हैं तो उसी को तो बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन इन विच बोथ द प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये पूरा रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है अंदर। समझ रहे हैं क्या? मतलब इस इलेक्ट्रोड ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो लूज करा तो वो यहां ट्रैवल किया और यहां पे वो इसने गेन कर लिया, सर्किट कंप्लीट भी हो गया है ना, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी हो गया, तो करंट बन जाएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस बोलते हो ना, तो इलेक्ट्रॉन का चार्जेस है ना भाई, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज करंट, तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहां करंट बनाएंगे, यहां करंट यूज करेंगे, करंट को यूज करके रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन करवा के करंट बनाएंगे। इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल। समझ गया क्या? तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस पार्ट से, ठीक है? एंड डालिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलो डेफिनेशन लिखना है इसकी, ब्रांच, इस ब्रांच की डेफिनेशन लिखो। लिखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the, electrochemistry is the branch of chemistry which deals with the, which deals with the relationship between, relationship between, which deals with the relationship between किसके किसके बीच में? इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी, राइट? तो रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी taking place in a redox reaction, taking place in a redox reaction. Relationship between इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी की जगह केमिकल चेंजेस भी लिख सकते हो, टेकिंग प्लेस इन अ redox reaction. That is how chemical energy, how chemical energy, how chemical energy produced in a redox reaction, how chemical energy produced in a redox reaction can be converted into electrical energy, can be converted into electrical energy, or how electrical energy, or how electrical energy can be used to bring about, can be used to bring about, how electrical energy can be used to bring about a redox reaction, can be used to bring about a redox reaction which is actually non-spontaneous, which is bring about a redox reaction which is actually a non-spontaneous, which is actually a non-spontaneous reaction, which is actually a non-spontaneous reaction. क्या हो गया? पानी है, which is actually a non-spontaneous reaction. लास्ट लाइन इसी के लिए लिखे हैं, जो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है उसमें इलेक्ट्रिसिटी दे करके रिएक्शन करवाएंगे, और जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है उसका केमिकल एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। समझ में आ रहा है दोनों सेल? ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे,
द सेल विच कन्वर्ट, दोनों सेल का डेफिनेशन लिखते हैं। द सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी into chemical energy, the cell which convert electrical energy into chemical energy is called electrolytic cell, is called electrolytic cell, is called electrolytic cell. And the one which convert chemical energy into electrical energy, and the one which convert chemical energy into electrical energy is called electrochemical or galvanic cell, is called electrochemical or galvanic cell. ठीक है, चलो थोड़ा इलेक्ट्रोलिसिस समझते हैं, क्योंकि पहले अपन को इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही पढ़ना है, तो इलेक्ट्रोलिसिस समझते हैं पहले। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में होता क्या है, जो मैं वहां पर आपको शॉर्ट में बता रहा था कि एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होगा जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होगी। ठीक है, तो लेट्स से ये आपका एक मॉल्टन NaCl है। क्या है? मॉल्टन NaCl। मॉल्टन मतलब क्या है? पानी अगर नहीं लिए हैं, सिर्फ NaCl को पिघला दिए हैं। हमारे पास दो टाइप के आयंस होंगे इसके अंदर। कौन कौन से होंगे? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। डिसोसिएट तो हो जाते हैं, पर अभी सोडियम और क्लोरीन गैस नहीं बनी है। वही बनाने के लिए तो अपन इलेक्ट्रिसिटी देंगे। पानी में डालो या उसको पिघला दो तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट तो हो जाता है, बट हमें सोडियम मेटल चाहिए और हमें क्लोरीन गैस चाहिए। मतलब आई वॉन्ट दिस Na एंड Cl2। अभी तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ही बना है, तो ये अपने आप नहीं बन सकते, ये बोलना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं ना? ऐसे तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे, आप मॉल्टन स्टेट में लोगे तो भी वो डिसोसिएट हो जाएंगे, और अगर आप उनका एक्वस सॉल्यूशन बना दोगे ना तो भी वो डिसोसिएट हो जाएंगे। बट दैट इज नॉट द केस, वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमें सोडियम मेटल चाहिए और हमें क्लोरीन अलग एलिमेंट वापस चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक 2 रॉड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स, और उसमें एक को आप नेगेटिव और एक को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव वाला हो जाएगा एनोड और नेगेटिव वाला हो जाएगा कैथोड। ये आपकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, जैसे ही आपने, लेट्स से यहाँ पे एक स्विच होगा, आपने स्विच को जैसे ही क्लोज किया, क्लोज मतलब बंद नहीं करना, क्लोज मतलब सर्किट क्लोज करना। ठीक है, तो करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। राइट, करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा तो क्या होगा? ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज और ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसमें आपके ये आयंस जाके अट्रैक्ट होना चालू करेंगे। ये जो Na पॉजिटिव है ये कहां भागेगा? Na पॉजिटिव कहां भागेगा? टुवर्ड्स कैथोड। अरे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, सॉरी नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ना, तो पॉजिटिव आयन कहां जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और नेगेटिव आयन कहां जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तभी तो देखो इनको नाम भी उन्हीं से मिलता है ना। ये जो पॉजिटिव आयन है आपका सोडियम आयन, ये किसके पास गया? कैथोड के पास। तो इट डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोड इटसेल्फ। कैसे? इसका कैट ले लिया उसने और ये खुद आयन था, तो इसका नाम क्या हो गया? कैट आयन। समझ गए क्या? देखो ये इलेक्ट्रोड्स है तो इनका सब नेम ओड है, इलेक्ट्रोड ओड, बट वो तो आयन है ना, तो उसका नाम कैट आयन होगा। तो कैट आयन का नाम क्यों पड़ा कैट आयन? बिकॉज वो आयन कैथोड के पास गया था। समझ रहे हैं क्या? तो द आयन विच अप्रोच्ड कैथोड इज कॉल्ड कैटायन। और दूसरा क्या है हमारा? क्लोराइड आयन। ये गया किसके पास? एनोड के पास। तो इसको इसका नाम उसी से मिला, एनोड का उसने एन ले लिया, और आयन तो वो खुद था ही, तो इसका नाम क्या पड़ गया? एन आयन। तो नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एन आयंस एंड पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड कैटायंस। ये हम क्लास 9 से पढ़ रहे हैं, राइट? बट उसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रोड्स के नाम से उनका नाम पड़ा। कैटायन कैथोड की तरफ भागता है बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और नेगेटिव आयन एनोड की तरफ जाता है, इसलिए उसका नाम एनायन पड़ा। ठीक है, पर ये जाके वहां करते क्या है? क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, सोडियम वहां पहुंच गया और क्लोराइड आपका एनोड के पास पहुंच गया। दोनों चार्ज है ना,
सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है और क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज है। ये जाकर वहां पर डिस्चार्ज होने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? डिस्चार्ज, मतलब अपना चार्ज खोने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव जो चार्ज है वो भी अपना पॉजिटिव चार्ज खोना चाहेगा ताकि वो न्यूट्रल हो जाए, और नेगेटिव आयन भी अपना नेगेटिव चार्ज खोना चाहेगा ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अभी वो चार्ज है, डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज मतलब चार्ज को छोड़ना है, समझे? तो पॉजिटिव चार्ज कैसे छोड़ पाएगा वो बताइए? Na पॉजिटिव बना कैसे था बताओ मुझे? हाँ, इलेक्ट्रॉन लूज करके, करेक्ट। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था आपने, तब तो Na पॉजिटिव बना था ना। तो अब Na पॉजिटिव को क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा ताकि वो वापस से सोडियम बन सके। ध्यान देना, क्या बोला मैंने? सोडियम से सोडियम आयन बनने के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, करेक्ट। तो अब वापस अगर इसको सोडियम एटम बनना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? एंड व्हाट डज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। तो सोडियम क्या करेगा? किसके पास गया था सोडियम? कैटायन तो वो खुद है, कैथोड के पास गया था। किसके पास गया था? तो कैथोड के पास जाकर के वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा Na, चिपकता जाएगा वहां जाकर के। ठीक है, अब आते हैं क्लोराइड में। क्लोराइड भी तो गया था ना किसके पास? एनोड के पास। वो भी, उसका भी काम यही है, उसको भी डिस्चार्ज होना है। पर क्लोराइड बना कैसे था? क्लोराइड कैसे बना? क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, वही जो ये लूज किया उसने गेन किया, तो बन गया क्लोराइड आयन। अब अगर क्लोराइड आयन को वापस से क्लोरीन बनना है तो क्या करेगा? वो लूज करेगा। अपोजिट होना चाहिए ना। जब वो गेन करके Cl नेगेटिव बना है तो वापस से Cl बनने के लिए लूज करना पड़ेगा। और व्हाट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस? ऑक्सीडेशन। हो गया ना, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स। तो ये क्लोराइड आयन एनोड में जाकर के एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो यही इलेक्ट्रॉन तो है जो घूम रहा है। इसने लूज किया, वो गेन कर लेगा। इसके पहले वो लूज कर रहा था तो ये गेन किया था, तब तो बने थे कंपाउंड। NaCl बना कैसे था? सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, Na पॉजिटिव के, Na के पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, और क्लोरीन को आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो इसने लूज किया और इसने गेन किया। अब उल्टा हो रहा है, इसने लूज किया, इसने गेन किया, ताकि वो वापस से वही बन सके जहां से वो शुरुआत किए थे। एम आई क्लियर? तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं डिस्चार्जिंग प्रोसेस। और हमेशा एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में रिडक्शन होता है। हमेशा एनोड में ऑक्सीडेशन और कैथोड में रिडक्शन हो रहा है ना अभी भी। Na पॉजिटिव तो कैथोड के पास ही गया था, तो कैथोड में क्या हुआ है? रिडक्शन। इस प्रोसेस का नाम क्या है? रिडक्शन। और क्लोराइड गया था एनोड के पास, और क्लोराइड का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो एवरी टाइम एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में रिडक्शन होता है, AOCR। समझ रहे हैं क्या? तो ऐसे करके आपको यहां पे सोडियम मेटल चिपकता जाएगा। यहां आपको क्या मिला? अभी क्लोरीन एटम मिला। क्लोरीन एटम थोड़ा अनस्टेबल होता है, अकेला क्लोरीन एटम एग्जिस्ट नहीं करता, आपको हमेशा Cl2 के फॉर्म में क्लोरीन मिलता है। तो ये Cl एक और Cl के साथ मिल करके Cl2 गैस बना लेगा, इवॉल्व हो जाएगी। वो गैस बनेगी तो उड़ जाएगी ना, अगर टैंक खुला है तो। अगर ये टैंक ऊपर से खुला हुआ है तो गैस उड़ जाएगी। समझ रहे हैं क्या? देखो ऐसा ही एक रिएक्शन ना आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, याद करना। NaCl का जब वाटर के साथ सोल्यूशन लेते थे, ब्राइन सोल्यूशन, क्या बोलते थे इसको अपन? ब्राइन। सुने वर्ड पहले? ब्राइन। ब्राइन होता है, इट इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ वाटर। देखो इस वाले एग्जांपल और पिछले वाले एग्जांपल में क्या डिफरेंस है? वो मॉल्टन था, एग्जैक्टली वो मॉल्टन था, और ये एक्वस है। मतलब उसको बनाने के लिए मैंने सिर्फ नमक को पिघला दिया था, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव निकल गए थे। बट यहां पे मैंने NaCl में पानी मिलाया तो भी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव निकलेंगे। बट अभी हमें 2 आयन और मिलेगा फ्री में। वो 2 आयन कौन सा है फ्री में? इसका भी। मतलब अब इसके पास 4 आयन है, 2 कैटायन और 2 एनायन। समझ रहे हैं क्या? वाटर से ये दोनों आएंगे और NaCl से ये दोनों आएंगे। ऐसे भी हो सकता है, देखो यार वाटर का डिसोसिएशन अपन ऐसे भी दिखा सकते हैं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। समझ रहे हैं क्या? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। एम आई क्लियर?
तो वहां हम ऐसा पढ़ते थे रिएक्शन कि जब इसका ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तब देखो इन दोनों में रेस होगी। कहां के लिए रेस होगी? हाँ मतलब कैथोड के पास जाने के लिए। ये लोग कैथोड के पास जाएंगे ना। अरे हाँ या ना, दोनों ही पॉजिटिव है ना। वहां तो क्या था, अकेला Na पॉजिटिव था, कोई कंपटीशन नहीं था, उसी को भागना था, अकेला था, जीत गया। बट यहाँ पे क्या है, Na पॉजिटिव और हाइड्रोजन दोनों के बीच में रेस होने वाली है। ये दोनों कहां भागने वाले हैं? कैथोड के पास। और दोनों ही चाहेंगे डिस्चार्ज होना। अभी भी तो डिस्चार्ज ही हो रहे थे ना वहां जाकर के। अब दोनों चाहेंगे पर कोई एक ही जीत पाएगा रेस। जो रेस जीतेगा उसका रिडक्शन हो जाएगा। हाँ या ना? कैथोड में जा रहे हैं ना, तो कैथोड में तो रिडक्शन ही होगा। तो रिडक्शन के बाद एक्चुअली ये रेस हार जाता है, ये रेस जीत करके H2 गैस बना लेता है। वो क्यों रेस जीता मैं बताऊंगा, है ना। देयर इज अ रीजन कि अगर दो कैटायन भाग रहे हैं कैथोड की तरफ और दो एनायन भाग रहे हैं एनोड की तरफ, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा उसका एक लॉजिक होता है, ठीक है। वैसे ही इन दोनों भागेंगे कहां, OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव कहां भागेंगे? एनोड की तरफ। पर रेस जीतेगा क्लोरीन, तो Cl2 गैस बाहर। अब बच क्या गए? हारे वाले। कौन कौन हारा था? तब ये दोनों क्या करेंगे, बैठ के देखेंगे। तो इनको कहते हैं स्पेक्टेटर आयंस। क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर वो होते हैं ना जो बैठ के देख रहे हैं, ऑडियंस। स्पेक्टेटर आयंस। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? NaOH, कॉस्टिक सोडा। क्या था ये? इस प्रोसेस का नाम किसी को याद आ रहा है? इस प्रोसेस को बोलते थे हम क्लोर एल्कली प्रोसेस। इट वॉज स्टडीड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NaOH, कि आप NaOH को कैसे मैन्युफैक्चर करोगे। तो हम एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लेंगे, उसमें NaCl और पानी डाल देंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे दो रॉड्स के बीच में, और आपको एक रॉड से हाइड्रोजन गैस निकलती हुई बाहर आएगी, एक रॉड की तरफ से क्लोरीन गैस बाहर आएगी, और जो अंदर बच गया वही तो आपका कॉस्टिक सोडा है। ये दोनों तो गैस है, मैंने अप एरो बनाना दोनों में। अप एरो मतलब दे विल प्रोड्यूस एंड विल गेट इवॉल्व, उड़ जाएंगे। बचेगा क्या? NaOH। ये उसी का तो प्रिपरेशन था कॉस्टिक सोडा का। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? एक था NaCl मॉल्टन, एक था NaCl एक्वस। तो प्रोडक्ट दोनों के अलग अलग हैं। वहां पे प्रोडक्ट क्या बन रहा था, एक इलेक्ट्रोड में आपको सोडियम चिपका हुआ मिला था और एक इलेक्ट्रोड से क्लोरीन गैस निकलती हुई दिख रही थी। ये प्रोडक्ट था उस इलेक्ट्रोलिसिस का, और ये प्रोडक्ट है इस इलेक्ट्रोलिसिस का। क्या डिफरेंस है दोनों में? एक में मॉल्टन, एक में एक्वस। समझ में आ रहा है कि दोनों में NaCl था बट प्रोडक्ट अलग अलग मिले। उसका रीजन था कि आपने दोनों केस में NaCl अलग अलग फॉर्म्स में लिया। तो डिस्चार्ज के लिए हमको रेस लगानी पड़ी कि दोनों में से कौन पहले डिस्चार्ज होगा जाकर के। जो डिस्चार्ज हो गया वो प्रोडक्ट बन गया, दूसरा रह गया। समझ रहे ना? जो डिस्चार्ज हुआ उसका प्रोडक्ट अपन को मिला, और जो डिस्चार्ज नहीं हो पाए वो वहीं रह गए, सॉल्यूशन में ही रह गए। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो तो दोनों की थ्योरी लिखते हैं। पहले इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है वो लिखते हैं, है ना। फिर एक मॉल्टन का एग्जांपल लेते हैं और एक एक्वस का लेते हैं, और क्यों ऐसा हुआ कि सोडियम और H पॉजिटिव में H पॉजिटिव जीत गया और इधर Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में Cl जीत गया। इसका रीजन भी लिखते हैं, ठीक है। चलो लिखो नीचे, हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोलिसिस। मेन हेडिंग रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। इलेक्ट्रोलिसिस में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। समझ के लिखेगा जो भी लिख रहे हैं ना, अभी जो समझा दिया हूं वही लिखवा रहा हूं, तो आप लोग रिलेट करो। हाँ सर ये अभी बताए थे, ये अभी लिख रहे हैं अपन। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, डीकंपोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट डू यू मीन बाय डीकंपोजिशन? वो डिसोसिएशन हो गया। डीकंपोजिशन मतलब फाइनल प्रोडक्ट बन जाना। जैसे NaCl का डीकंपोजिशन करके क्या बना, Na एंड Cl2, Na एंड Cl2, नॉट Na प्लस एंड Cl नेगेटिव। वो तो डिसोसिएशन कहलाता है। ये तो आप पढ़ चुके हो ना, आयनाइजेशन डिसोसिएशन, कि एक कंपाउंड अपने आयंस में फॉर्म हो रहा है तो उसको आयनाइजेशन बोलूंगा मैं, या डिसोसिएशन बोलूंगा, डीकंपोजिशन नहीं बोलूंगा। डीकंपोजिशन में प्रॉपर कंपाउंड बनना चाहिए, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज्ड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2।
NaOH डिसोसिएट्स इनटू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये डिसोसिएशन हुआ, नॉट डिकम्पोजिशन। एम आई क्लियर? डिकम्पोजिशन में तो मुझे फाइनल भी कंपाउंड्स और एलिमेंट्स मिलने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखे? इलेक्ट्रोलाइट, डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट किसके कारण? बाय द पैसेज ऑफ व्हाट? किसका पैसेज दे रहे हैं अपन? इलेक्ट्रिसिटी, बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, by the passage of electricity through its aqueous solution or molten state अब ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गया। अपन सारी चीजें मेंशन कर दी इसमें कि एक कंपाउंड को डिकम्पोज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अपने आप तो कोई चीज टूटेगी नहीं, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना। अपन 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते थे क्लास 10th में। एक हीट के कारण थर्मल डिकम्पोजिशन, एक लाइट के कारण फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, और एक इलेक्ट्रिसिटी के कारण इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकता। इट इज अ काइंड ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। आपको हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो कंपाउंड टूटेगा, डिकम्पोज होगा। तो क्या लिखा अपने डेफिनेशन? इट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, है ना, किसके कारण? बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर वो इलेक्ट्रोलाइट आया कहां से, या वो कंपाउंड कहां से आया? वो अपने या तो एक्वस फॉर्म में रहता है या तो अपने फ्यूज्ड यानी कि मॉल्टन फॉर्म में। मॉल्टन को फ्यूज्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं ना। फ्यूजन मतलब मेल्टिंग ही तो होता है, मेल्टिंग इज फ्यूजन ना। तो फ्यूज्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं या फिर मॉल्टन फॉर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ में इसका कंस्ट्रक्शन लिखते हैं जो अपन ने ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया। लिखो नीचे, द इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस इन the electrolysis takes place in an electrolytic cell full stop. It consists of a glass vessel in which electrolyte is taken. It consists of a glass vessel in which electrolyte is taken. Full stop. Two metal rods. हर बार मेटल रॉड्स ही लेते हैं क्या? कुछ और भी ले सकते हैं? कोई ऐसा नॉन मेटल जो कंडक्टिंग होता है जी? कोई ऐसा नॉन मेटल बताओ ना जो कंडक्टिंग होता है जी? सिलिकॉन नॉन मेटल थोड़ी ना है, सिलिकॉन तो मेटलॉइड हो गया ना। ग्राफाइट नहीं पढ़ा आप लोग? कार्बन का एक ग्राफाइट एलोट्रॉप होता है। अरे ग्राफाइट और डायमंड, जिसमें ग्राफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, भले वो कार्बन का ही एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप मतलब उसी का एक फिजिकल फॉर्म। जैसे डायमंड भी एक कार्बन का फिजिकल फॉर्म है, ग्राफाइट कार्बन का फिजिकल फॉर्म है। हाँ, कोल, कोक, चारकोल, ये सब कार्बन के अलग अलग फिजिकल फॉर्म है, बकमिंस्टर, फुलरीन। बट इसमें जो ग्राफाइट होता है ना, बिकॉज ऑफ इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, जिसके कारण वो कंडक्शन कर सकते हैं। आपको फ्री चीज चाहिए ना कंडक्शन करने के लिए, तो ग्राफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, ऐसा हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर रहता है ग्राफाइट का। तो आप देखना, एक कार्बन ना सिर्फ 3 ही और कार्बन से अटैच है। जस्ट ऑब्जर्व दिस कार्बन। ये कार्बन से सिर्फ 3 कार्बन अटैच है। कौन कौन से? ये वाला 1, ये 2 और ये 3। हो गया, आप ये तो पैक हो चुका है आजू बाजू सबसे। तो कार्बन के पास तो आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, टेट्रावेलेंसी। तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना, तो वो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। ऐसे सबके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक एक, तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज व्हाई ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिसाइड इट इज अ नॉन मेटल। एम आई क्लियर? तो ग्राफाइट की रॉड्स भी ले सकते हैं अपन। यहां पर मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अपन मेटल रॉड्स लिखे हैं।
पर उसके जगह ग्रेफाइट भी ले लेंगे तो गलत नहीं है, क्योंकि ग्रेफाइट भी तो कंडक्टर है ना। बेसिकली हमें कंडक्टिंग रॉड्स चाहिए, ठीक है। हाँ, क्या लिखे? टू मेटल रॉड्स आर डिप्ड इनटू इट, टू मेटल रॉड्स आर डिप्ड इनटू इट and are connected to a battery and are connected to a battery and are connected to a battery and are connected to a battery। तो दोनों के नाम लिखते हैं और दोनों का कनेक्शन लिखेंगे, फुल स्टॉप आके लिखेंगे। The one connected to the negative pole of the battery, the one connected to the negative pole of the battery, the one connected to the negative pole of the battery is called cathode, is called cathode, and the one which is connected to positive pole of the battery is called anode, is called anode। लिख लिया दोनों का डेफिनेशन। The one which is connected to negative pole of the battery is called cathode and the one which is connected to positive pole of the battery is called anode। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में मैकेनिज्म लिखते हैं कि हो क्या रहा है, वही डिस्चार्ज प्रोसेस कैसे होता है, लिखो नीचे। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस can be explained on the basis of, can be explained on the basis of, can be explained on the basis of ionization theory, ionization theory, ionization theory, comma, which states that, which states that, which states that whenever an electrolyte, whenever an electrolyte, whenever an electrolyte, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या हो सकते हैं आपके? इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी एसिड ऑल्सो, इट कैन बी बेस ऑल्सो, और इट कैन बी एनी सॉल्ट। ब्रैकेट में लिख लो, इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या हो सकते हैं? एसिड, बेस या सॉल्ट। एसिड HCl, इसके पास भी H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस होंगे ना पानी में, तो ये भी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी है इलेक्ट्रोलाइट। बेस NaOH, it will also be getting dissociated into Na positive and OH नेगेटिव फ्री आयंस हैं। जिनके पास फ्री आयंस होंगे ना वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वही आप ग्लूकोज ले लो, पानी में घोल दो, वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज पानी में जाने के बाद अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, तो इट इज अ पुअर कंडक्टर। समझ गया? हमारे जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद है, एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयंस, तो ये पानी में जाने के बाद डिसोसिएट होंगे अपने आयंस में। अब आपको लिक्विड में फ्री आयंस मिलेंगे, ये फ्री आयंस हेल्प करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में, तो दे आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो वीक एसिड होंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। ये इलेक्ट्रोलाइट तो हम वहां भी पढ़ते थे ना, ये आयनिक इक्विलिब्रियम में, कि आयनिक इक्विलिब्रियम में हम किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट लेते थे? वीक वाले। क्यों वीक वाले लेते थे, तो बता पाएगा मुझे? इजली नहीं, उनके रिएक्शन ही रिवर्सिबल है। मतलब अगर आप HCl लोगे तो HCl तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तभी तो वो स्ट्रॉन्ग कहलाता है। स्ट्रॉन्ग क्यों कहला रहा है? क्योंकि बहुत सारे आयंस हैं तो बहुत कंडक्टिंग करेगा। पर CH3COOH में क्या होता था? एसिटिक एसिड में ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, यानी कि ये डिसोसिएट तो होगा बट साथ ही साथ रिवर्स प्रोसेस भी होता रहेगा, तो इसलिए ज्यादा आयंस बन नहीं पाएंगे। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता था और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ रहे हैं क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का डेफिनेशन ही होता था एसिड्स विच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू इट्स एक्वस सॉल्यूशन। जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएटेड है वो कहलाते थे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और जो पार्शियली डिसोसिएटेड होते हैं वो कहलाते हैं वीक एसिड। जाहिर सी बात है, पार्शियली एसोसिएटेड होंगे तो H पॉजिटिव कम होंगे, H पॉजिटिव कम तो एसिडिक नेचर कम। फुल्ली डिसोसिएटेड होंगे तो बहुत सारे H पॉजिटिव आयन होंगे,
तो ज्यादा एसिडिक नेचर। मतलब जैसे इमेजिन करिए कि अगर 100 HCl के मॉलिक्यूल हैं तो पूरा का पूरा 100 H पॉजिटिव मिला और पूरा का पूरा 100 Cl नेगेटिव मिला। पर अगर CH3COOH 100 है तो इसमें से मान लो सिर्फ 5 या 10 ही डिसोसिएट हो रहे हैं, बाकी आपके अभी भी मॉलिक्यूल फॉर्म में ही अवेलेबल है। तो देखो कितना कम एसिडिक नेचर है इसके पास। तो वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं हमारे। ठीक है, ओके। तो क्या लिखे, वेन एवर एन इलेक्ट्रोलाइट, ब्रैकेट में ये तीनों, ब्रैकेट क्लोज, इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, हाँ डिस्टिल वाटर, उसमें कोई आपके ऐसे फ्री आयंस नहीं है, इससे तो वो पुअर कंडक्टर होता है। मतलब आप ये सोचो कि एक पानी से पूरे मिनरल्स निकाल दिए जाए अगर, तो वहां पे कोई आयंस नहीं बचेगा, तो उसी को अपन डिस्टिल वाटर बोल रहे हैं। तो वाटर भी तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, प्योर वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तभी तो वो पुअर कंडक्टर है। पर उसी में अगर आपने एसिड डाल दिया या नमक डाल दिया तो अब फ्री आयंस आ गए उसके अंदर, अब वो कंडक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब कंक्लूजन ये है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाना है तो कुछ ना कुछ फ्री चाहिए, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या तो फ्री आयंस चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट में फ्री आयंस होते हैं और मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उनके पास फ्री आयंस नहीं होते हैं। जैसे ग्लूकोज का मैंने आपको एग्जांपल बताया, उसके पास फ्री आयंस नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज पानी में जाने के बाद डिसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे डिसोसिएट नहीं होते हैं अनटिल एंड अनलेस अगर वो पोलार है तो। जैसे कि HCl हो गया था ना, HCl भी तो कोवेलेंट है, पर HCl क्यों हुआ H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्योंकि HCl एक पोलार कोवेलेंट कंपाउंड है। अब ये पोलार कोवेलेंट कंपाउंड कहां से आ गया, जिसके दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां से आ गई, एक ज्यादा नॉन मेटालिक है एक कम नॉन मेटालिक है, तो वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच के रखता है, जिसके कारण उसको पार्शियल आयनिक कैरेक्टर मिल जाता है। मतलब ये बॉन्ड कोवेलेंट होने के बावजूद भी आयनिक है, पर Cl और Cl के जो बीच की बॉन्ड है वो प्योर कोवेलेंट है, क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं। ये शेयर्ड पेयर ना ये वाला Cl लेगा ना ये लेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो ये डिसोसिएट हो सकते हैं, ये डिसोसिएट नहीं होंगे। एम आई क्लियर? चलो लिखो, क्या लिख रहे थे फाइनल लास्ट पॉइंट, क्या लिखे थे, इज डिसॉल्व इन वाटर और इज टेकन इन द मॉल्टन स्टेट, or is taken in the molten state, or is taken in the molten state, comma, the electrolyte dissociates to produce, the electrolytes dissociates to produce, the electrolytes dissociates to produce positively and negatively charged ions, positively and negatively charged ions, positively and negatively charged ions. यही आयनाइजेशन थ्योरी है कि जब भी एक इलेक्ट्रोलाइट को पानी में लिया जाए या उसको मेल्ट किया जाए, वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। अब ये आयंस भागेंगे, कहां भागेंगे, ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ। फुल स्टॉप डाल के लिखिए, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, the positively charged ion, on passing electric current, the positively charged ion move towards cathode, move towards cathode, and hence are called cations, and hence are called cations, and hence are called cations. Whereas, कंप्लीट करो सेंटेंस पूरा, क्या लिखोगे whereas के बाद, हाँ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन हो जाएगा कंप्लीट, move towards anode and are called anions. ठीक है, पहुंच गए वो अपने डेस्टिनेशन में, वहां जाके क्या करते हैं, अभी तो बताया हूं, पूरा समझा दिया हूं। हाँ वही डिस्चार्ज होते हैं, मतलब न्यूट्रल बनेंगे ना। फुल स्टॉप लिखो एक लाइन, ऑन रीचिंग देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ऑन रीचिंग देयर
अपने अपने इलेक्ट्रोड्स में पहुंचने के बाद ऑन रीचिंग देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स ions lose their charge, ions lose their charge and become neutral, ions lose their charge and become neutral. ब्रैकेट में लिख लो डिस्चार्ज. प्रोसेस क्या हुआ है? ये डिस्चार्ज हुआ है. फुल स्टॉप. तो उसके लिए दो प्रोसेस हुए ना, एक जगह हुआ ऑक्सीडेशन और एक जगह हुआ रिडक्शन. फुल स्टॉप. ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है? एनोड में. और कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन. तो ऑक्सीडेशन occurs at the anode, oxidation occurs at the anode, while reduction takes place at cathode, while reduction takes place at cathode, while reduction takes place at cathode. ये डायग्राम बना लो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का. एनोड कैथोड मार्क कर देना, ये इलेक्ट्रोलाइट को ही मार्क कर देना. ये आपकी इलेक्ट्रोलाइट आइदर इन द मॉल्टन स्टेट और इन द एक्वस स्टेट. सॉलिड स्टेट में नहीं काम करेगा ना वो. हम पढ़ते थे आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी की. आयनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन देयर फ्यूज्ड या एक्वस स्टेट. सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते. दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. हो गया. नीचे लेते. लेट अस take molten NaCl as an electrolyte. Let us take molten NaCl as electrolyte. पहले molten देखते हैं फिर aqueous देखेंगे, है ना. Let us take molten NaCl as the electrolyte. ठीक है, नीचे लिखो हाइफन डाल करके. Ions produced are Na positive and Cl negative. Na positive and Cl negative. Na positive and Cl negative. Full stop. Next line में at anode रिएक्शन लिखेंगे. at anode क्या होगा रिएक्शन? एनोड में ऑक्सीडेशन होगा ना. कौन जाएगा एनोड में? क्लोराइड नेगेटिव जा रहा है, Cl नेगेटिव जा रहा है ना. एनोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, तो नेगेटिव आयन ही जाएगा उसके पास. तो Cl नेगेटिव गिव्स Cl प्लस इलेक्ट्रॉन. ये रिएक्शन लिख लो. ब्रैकेट में रिएक्शन का नाम लिख लेना ऑक्सीडेशन. और यहां ये रिएक्शन खत्म नहीं होगा ना, क्योंकि Cl तो अनस्टेबल है. तो वो एक और Cl के साथ मिल करके क्या बनाएगा? Cl2. सबसे पहले तो ऊपर वाला प्रोसेस ही होगा, तो इसको अपन कहते हैं प्राइमरी चेंज. इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी चेंज, जो सबसे पहले हुआ है. बट फाइनल प्रोडक्ट क्या है वहां का? एनोड का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? Cl2 नॉट Cl. तो ये कहलाता है सेकेंडरी चेंज. ठीक है. चलो कैथोड में आ जाते हैं. एट कैथोड Na पॉजिटिव प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है गिव्स यू Na.
और यही इसका प्राइमरी चेंज है और इसका कोई सेकेंडरी चेंज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही जाके सॉलिड बन के डिपॉजिट हो जाएगा इन द इलेक्ट्रोड। ठीक है, ठीक, चलिए नोट में लिखा, नोट करके लिखो एक पॉइंट। ये तो मॉल्टन हो गया, एक्वस के लिए पॉइंट लिखवा रहा हूं, फिर हम एग्जांपल में आएंगे। लिखिए नोट, इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, in case of aqueous solution, in case of aqueous solution, comma, beside the ions of electrolyte, in case of aqueous solution, comma, besides the ions of electrolyte, मतलब आयन, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के अलावा और कौन से आयंस होंगे? वाटर के, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। दो एक्स्ट्रा आयन आ गया ना पानी में, मॉल्टन में तो सिर्फ NaCl अकेला ही था तो उसी के आयंस थे, बट एक्वस में ये दोनों आयंस भी आ गए ना, तो ही लिख रहे हैं कि बिसाइड द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कॉमा, देयर आर आल्सो सम H positive and OH negative. There are also some H positive and OH negative ions furnished from, कहां से आए ये लोग? From water. Furnished from slight ionization of water. Furnished from slight ionization of water. Furnished from slight ionization of water. Full stop. When electric current is passed, when electric current is passed, अब पहले एक ही कैटायन भाग रहा था कैथोड की तरफ, एक ही एनायन भाग रहा था एनोड की तरफ, पर अब दो लोग भागेंगे। When electric current is passed, both the cations move towards the cathode, and both anions move towards anode. Both the anions move towards the anode. Full stop. Which of these two, इन दोनों में से कौन से, which of these two ions gets actually discharged? Which of these two ions gets actually discharged depends, दो पॉइंट लिखना, फर्स्ट फैक्टर जिसमें डिपेंड करेंगे, फर्स्ट डिपेंड्स, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अपॉन देयर डिस्चार्ज पोटेंशियल्स, अपॉन देयर डिस्चार्ज पोटेंशियल, अपॉन देयर डिस्चार्ज पोटेंशियल। ब्रैकेट में देखो, डिस्चार्ज पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है? पोटेंशियल एट विच एन आयन इज डिस्चार्ज्ड, पोटेंशियल एट विच an ion is discharged. हाँ, n फिर स्पेस ion. Potential at which an ion is discharged, उसको उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, किस पे और डिपेंड करेगा? डिपेंड्स के बाद समटाइम्स ऑन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स यूज्ड, समटाइम ऑन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स यूज्ड, sometimes on the nature of, material of the electrode used. नीचे क्लास लाइन लिखना, usually ions with, थोड़ा लो हो गया क्या पोटेंशियल, वोल्टेज ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पड़ गई। Usually ions with lower discharge potential, usually ions with lower discharge potential, usually ions with lower discharge potential are discharged in preference to, usually ions with lower discharge potential
are discharged in preference to those which have higher discharge potential. Usually, ions with lower discharge potentials are discharged in preference to those which have high discharge potential. इसका क्या मीनिंग है लाइन का, पढ़ो एक बार. हाँ मतलब ये दोनों आयंस में कौन जाकर के डिस्चार्ज होगा वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है. सुन रहे हैं क्या? मॉल्टन वाला तो समझ में आ गया ना, उसका तो अपन ने एक एग्जांपल भी ले लिया NaCl का. एक्वस का भी अपन ने एग्जांपल नहीं पढ़ा, बट उसके लिए अपन एक पॉइंट लिखे हैं कि अगर एक्वस होगा तो दो कैटायन और दो एनायन बनेंगे. ये दोनों कैटायन कैथोड की तरफ जाएंगे और दोनों एनायन एनोड की तरफ जाएंगे. अब दोनों में से किसका डिस्चार्ज होगा वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है. पहला फैक्टर डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है किसका ज्यादा है, और दूसरा फैक्टर कभी कभार इलेक्ट्रोड का मटेरियल, कि इलेक्ट्रोड का मटेरियल इनर्ट है कि रिएक्टिव है. इनर्ट मतलब अगर जैसे आपने ग्रेफाइट या प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड ले ली तो वो खुद रिएक्ट नहीं करती कभी, और जैसे कॉपर की इलेक्ट्रोड लोगे तो कॉपर का इलेक्ट्रोड खुद भी डिसोसिएट होता रहेगा. ग्रेफाइट और प्लैटिनम दे आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. इनर्ट मतलब समझते हैं ना, नॉन रिएक्टिव. तो वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, वो खुद डिसॉल्व नहीं होंगे इलेक्ट्रोलाइट में. बट कॉपर जैसा इलेक्ट्रोड ले लोगे ना तो वो खुद भी डिसॉल्व होगा इलेक्ट्रोलाइट में. तो वहां पे आपका मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा कि किसका डिस्चार्ज होने वाला है. और दूसरा जो फैक्टर आपका डिस्चार्ज पोटेंशियल, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू गेट डिस्चार्ज, वो जिसका कम होगा वो डिस्चार्ज होगा, जिसका वो पोटेंशियल ज्यादा होगा वो डिस्चार्ज नहीं होगा. तो अपन जो एग्जांपल लिए थे सोडियम और हाइड्रोजन थे ना, दो कैटायन, उसमें कौन पहुंच पाया था? हाइड्रोजन. सोडियम रह गया था, यानी कि हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल सोडियम के डिस्चार्ज पोटेंशियल से कम होगा. एक एग्जांपल अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब मैं और डिस्चार्ज पोटेंशियल के बारे में लिखवा दूंगा. ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू.